हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़े थे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसका हम लोगों ने स्टडी किया था और उसके मैंने दो कैरेक्टर भी लिखा दिए थे, मतलब आपको पढ़ा दिए थे, एक्सप्लेनेशन भी उसके करा दिए थे। जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था उसका एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया था शॉर्ट में। उसके दो कैरेक्टर्स भी लिखाए थे। पहला कैरेक्टर्स मैंने लिखाया था गैब्रियल ओक का, और दूसरा कैरेक्टर बोल्डवुड का। मैंने आपको बताया था कि जो गैब्रियल ओक था वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो कि नॉवेल है इसका हीरो था। और आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, बासिबा एबरडीन, वो इस नॉवेल की हीरोइन है। ओके, हीरोइन ऑफ द नॉवेल। तो बासिबा एबरडीन का कैरेक्टर इस बार काफ़ी चांसेस है कि आएंगे, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में ये अप्लाई है, मतलब ये लागू है, ये सिलेबस में है, ये चैप्टर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वहाँ इस बार आएगा। तो इसलिए बासिबा एबरडीन का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं बासिबा एबरडीन जो कि एक मेमने के साथ में है। बहुत ही खूबसूरत लड़की है बासिबा एबरडीन। इसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर कि घमंड है कहीं ना कहीं। अपनी खूबसूरती पर थोड़ा सा ये अहंकार व्यक्त करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं इसके चरित्र की, वो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। और मैं आपको 8-9 पॉइंट बताऊंगा, जिनमें से आप चाहें तो एक दो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो आप उसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी वर्ड, मैं उसको बता दूंगा। तो सबसे पहले जब आप किसी का भी कैरेक्टर लिखते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो सबसे पहला हेडिंग आपको डालना पड़ता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है उसका परिचय, कि वो कौन है, क्या है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने कहा बासिबा इज़ द फाइनेस्ट वुमेन कैरेक्टर इन द नॉवेल, यानी कि फाइनेस्ट, सबसे अच्छी वुमेन, औरत कैरेक्टर चरित्र, यानी अगर औरतों के चरित्र में देखें तो सबसे अच्छी बासिबा ही है। अगर हम लड़कों की बात ना करें, यानी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, अगर उसमें सिर्फ औरतों की बात करें तो सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका है? बासिबा एबरडीन का, यानी औरतों में सबसे अच्छा कैरेक्टर उसी का है। सी इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, और वो इस नॉवेल की हीरोइन भी है, नायिका है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट प्राउडी, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा प्राउडी है, घमंडी, अहंकारी है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ इन हर, उसमें बहुत सारे गुण हैं। दे आर फॉलोज, वे कुछ इस प्रकार हैं या निम्नवत हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इनके कौन कौन से गुण हैं। तो दूसरी हेडिंग मैंने आपको बताया था कि किसी का भी आप कैरेक्टर लिखें तो पर्सनालिटी लिखनी पड़ती है। अगर लड़का है तो हिज पर्सनालिटी, लड़की है तो हर पर्सनालिटी। तो बासिबा एबरडीन इज़ ए गर्ल, सो यहाँ पर हर पर्सनालिटी होगा। ओके, तो पर्सनालिटी में आपको क्या लिखना पड़ता है, देखिए उसकी हाइट कैसी है, वो दिखने में कैसा है, आंखें कैसे हैं, दांत कैसे, लिप्स कैसे, मीन्स चेहरा कैसा है, ये सारी उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वही लिख देना पड़ता है आपको पर्सनालिटी में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। बासिबा इज़ अ वेरी लाइव क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि बहुत ही खूबसूरत रचना है ईश्वर के द्वारा बनाई गई बासिबा। सी हैज़ एक्सट्रीम ब्यूटी एंड चार्म, बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखती है। सी हैज़ डार्क हेयर, उसके बाल बहुत काले और घने हैं। प्लीजेंट लिप्स, होठ भी उसके काफ़ी खूबसूरत हैं। वाइट टीथ, दांत भी उसके सफ़ेद है। सॉफ्ट हैंड्स एंड बिविचिंग लुक्स, उसके हाथ बड़े ही सॉफ्ट है, कोमल है। एंड बिविचिंग लुक्स, और कातिलाना नज़रें हैं। ऐसा नज़र है उसकी कि मतलब घायल ही कर दे। बड़ी ही खूबसूरत हाव भाव, या हम कह सकते हैं चेहरे का हाव भाव जो है वो बड़ा ही बिविचिंग है। यहाँ पर देखिए बिविचिंग होगा, सी टी के पहले सी आएगा, बिविचिंग लुक्स। ओके, मतलब बड़ा ही अदायगी भरा उसका हाव भाव है चेहरे का, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ओके, एज सी एडवांसेस, जैसे जैसे वो बढ़ती गई, हर अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीज, उसका अट्रैक्शन भी बढ़ता चला गया। यानी जैसे जैसे बासिबा एबरडीन यंग होती गई, मतलब उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उसका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो भी इंक्रीज होता गया। ओके, तो दूसरा हेडिंग कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं तीसरी हेडिंग में आपको क्या लिखना है।
तीसरी हेडिंग में आपको लिखना है हर वेनिटी। अब वेनिटी मतलब होता है अहंकार, घमंड, गुमान, यानी कि उसको अपने खूबसूरती पर घमंड था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बासवा इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हर ब्यूटी, यहाँ इफ़ नहीं होगा ऑफ होगा। बासवा इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हर ब्यूटी, बासवा अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ही सचेत रहती थी, जागरूक रहती थी। दिस मेक्स हर वेन, ये चीज़ उसको अहंकारी बना देती है, यानी कि इसी कारण उसे अहंकारी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। वाइल सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वैगन, जब वो वैगन यानी तांगे के टॉप पर बैठती थी, यानी जब तांगे पर बैठती थी, सी टेक्स आउट ए लुकिंग ग्लास, सी टेक्स आउट तो बाहर निकालती थी, ए लुकिंग ग्लास एक देखने वाला आईना, यानी जिस आईने से हम अपना चेहरा देखते हैं उसको वो बाहर निकालती थी अपने बैग से, टू एडमायर हर ब्यूटी, और फिर अपने खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। स्वयं मतलब बार बार अपने चेहरों को देखती थी, कहती थी मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ। फिर गैब्रियल ऑब्जर्व्स हर डूइंग सो एंड राइटली कंक्लूड्स, गैब्रियल ने उसको ऑब्जर्व किया यानी देखा, हर डूइंग सो ऐसा करते हुए, गैब्रियल ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया, एंड राइटली कंक्लूड्स और फिर मन में उसने सोचा, निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? शी इज़ वेन, कि ये बहुत ही घमंडी है, बहुत ही अहंकारी है। ऑल हर सर्वेंट्स हैव द सेम ओपिनियन, और उसके जितने भी नौकर थे, यानी कि बासवा के फॉर्म में जितने भी नौकर काम करते थे, हैव द सेम ओपिनियन, वो भी ठीक यही ओपिनियन रखते थे। ओके, उनके भी यही विचार थे। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट कि एवरी नाइट, प्रत्येक रात, एट गोइंग टू बेड, जब वो बेड पर जाती थी, सी लुक्स इन द ग्लास, तो वो आईने में देखती थी अपना चेहरा, टू पुट ऑन, पहन करके, हर नाइट कैप प्रॉपरली, अपने रात्रि वाले कैप को उचित रूप से पहन करके, यानी जब सोती थी तो वो एक कैप पहनती थी, नाइट कैप होता था, टोपी, तो उसको प्रॉपर पहन लेती थी, फिर अपने आप को चेहरे में आईने में अपने चेहरे को देखती थी कि मैं अब कैसी लग रही हूँ। तो ये प्रतिदिन वो करती थी। हर वैनिटी टिकल्ड, देखिए टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदाना या फिर राजी करना, तो हर वैनिटी टिकल्ड, उसके इस अहंकार ने, हम कहें गुदगुदा दिया मीन्स पसंद कर दिया किसको? ट्रॉय को, यानी कि उसकी ये जो गुण था उसको पसंद आ गया, किसको? ट्रॉय को। और ट्रॉय ने उसको क्या कहा? ट्रॉय कॉल्स हर द क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, ट्रॉय उसको कॉर्न मार्केट की रानी कहता है। जब ट्रॉय उसकी प्रशंसा करता है तो ट्रॉय पर मोहित हो जाती है। यहाँ पर टिकल्ड का मतलब हम मोहित भी कर सकते हैं। ओके, वैसे तो टिकल्ड का मतलब गुदगुदाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई सेंस नहीं आ रहा है। यही होगा कि जब ट्रॉय उसकी प्रशंसा करता है, उसे क्वीन ऑफ द मार्केट कहता है, तो वो उस पर काफ़ी मोहित हो जाती है। चलिए देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए कह रहा हर इम्पल्स नेचर। अब इम्पल्स माने क्या होता है? नेचर मतलब तो स्वभाव, इम्पल्स माने होता है तीव्र इच्छा, सडन डिजायर, ऐसी इच्छा जो आपके अंदर अचानक आ जाए, उसे बोलते हैं इम्पल्स। ओके, इम्पल्स माने डिजायर होता है, लेकिन डिजायर सामान्य तौर पर आता है, लेकिन इम्पल्स जो होता है ये हम कह सकते हैं सडन डिजायर होता है, मतलब अचानक उत्पन्न हो गई। जैसे जब आप कोई काम कभी कभी करते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे उस काम को कर देते हैं, उसे नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, बस उस काम को आप कर देते हैं। ओके, तो वही स्वभाव था बासवा का। जैसे इन ऑल हर एक्शंस, उसने अपने सभी कार्यों में, शी इज गाइडेड, वो निर्देशित की गई, बाय हर इम्पल्स, अपने सडन डिजायर के द्वारा, देन हर रीजन्स, अपने तर्क की अपेक्षा, यानी कि जितने भी उसने कार्य किए बासवा ने, वो किसके अनुसार किए? अपनी तीव्र इच्छा के द्वारा, अपनी सडन डिजायर के द्वारा, ना कि अपने तर्क के द्वारा। रीजन का इस्तेमाल नहीं किया, यानी उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दिल का इस्तेमाल किया। ओके, कह रहा इन ऑल हर एक्शंस, अपने सभी कार्यों में, शी इज गाइडेड,
वो गाइड की गई, मतलब निर्देशित की गई बाय हर इम्पल्स, अपने इम्पल्स के द्वारा, यानी अपने तीव्र इच्छा के द्वारा, देन ना कि हर रीजन, अपने तर्कों के द्वारा। यानी उसने जो भी कार्य किए उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया? अपनी सडन फीलिंग का इस्तेमाल किया, सडन डिजायर का इस्तेमाल किया। कैसे? इन वर्ड्स ऑफ द नॉवलिस्ट, अगर नॉवलिस्ट के शब्दों में देखें, बासवा वॉज एन इम्पल्सिव नेचर अंडर ए डेलिब्रेटिव ऑस्पेक्ट। तो बासवा बड़ा ही इम्पल्सिव नेचर की लड़की थी। हर डिसमिसल ऑफ गैब्रियल इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हर इम्पल्स। अगर उदाहरण देखना है तो जब बासवा ने गैब्रियल ओक को रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, जब गैब्रियल ओक जाता है बासवा से, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर बासवा बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसको नेग्लेक्ट कर देती है, डिसमिसल दे देती है। ओके, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है उसके इम्पल्स का। वही कह रहा है, हर डिसमिसल ऑफ गैब्रियल ओक, हर डिसमिसल ऑफ गैब्रियल ओक, यानी गैब्रियल ओक को जो उसने नकारा था, डिसमिसल का मतलब नकारना या रिजेक्शन आप कह सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया, इज द डायरेक्ट रिजल्ट, ये सीधा साधा परिणाम था, ऑफर इम्पल्स, उसके इम्पल्स नेचर का, यानी सडन डिजायर का। शी इज नॉट प्रिपेयर टू हियर ए फियर क्रिटिसिज्म ऑफ हर कंडक्ट फ्रॉम हिम। वो एक भी शब्द अपने कंडक्ट के बारे में नहीं सुनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे चरित्र के बारे में कोई एक भी शब्द कहे। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड, वो नहीं तैयार थी, टू हियर, सुनने के लिए, फेयर क्रिटिसिज्म, एक छोटा सा आलोचना, ऑफ हर कंडक्ट, अपने व्यवहार के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, फ्रॉम हिम, उससे, यानी गैब्रियल ओक से। द सेंडिंग ऑफ द वैलेंटाइन टू बोल्डवुड, यानी जब उसने वैलेंटाइन कार्ड भेजा बोल्डवुड को, इज अनदर एक्ट ऑफ हर प्योर इम्पल्स, तो ये भी उसके इम्पल्स का एक उदाहरण था। यानी जब बादशाह ने बोल्डवुड को वैलेंटाइन कार्ड भेजा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सॉरी, मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ, बादशाह ने क्या किया, एक वैलेंटाइन कार्ड बोल्डवुड को भेजा, उस पर लिख दिया मैरी मी। तो ये भी उसके कहीं ना कहीं इम्पल्स का ही एक्ट था, उसी का प्रभाव था। अगर वो थोड़ा सा सोचती समझती कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बोल्डवुड पागल हो गया मेरे पीछे, ये सब उसने कुछ नहीं सोचा, बस दे दिया उसको कार्ड और लिख दिया मैरी मी। अब बोल्डवुड उसके पीछे एकदम पागल होगा कि मैं आप ही से शादी करूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसके इम्पल्स का प्रभाव पड़ता है, इम्पल्स का जो नेचर था उसका, बादशाह का, उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पांचवें में आपको लिखना है, पांचवें हेडिंग में, हर पुअर जजमेंट। पुअर का मतलब बहुत बेकार, और जजमेंट का मतलब निर्णय, मतलब वो निर्णय करने में भी सक्षम नहीं थी, बहुत जल्दी उसने निर्णय ले लिया कई चीज़ों में, बहुत मतलब बिना सोचे समझे उसने कई निर्णय लिए। जैसे विद ऑल हर क्वालिटीज़, उसके सभी गुणों में अगर देखें तो शी इज़ ए वुमेन ऑफ पुअर जजमेंट, तो बड़ी ही घटिया किस्म की जजमेंट करने वाली थी, मतलब निर्णय करने वाली लड़की नहीं थी, निर्णय नहीं कर पाती थी। शी इज़ अनेबल टू डिसाइड बिटवीन द रॉन्ग एंड द राइट, सही गलत में क्या अंतर है वो डिसाइड ही नहीं कर पाती थी। बिटवीन बैड एंड गुड, अच्छा और बुरा क्या होता ये भी नहीं डिसाइड कर पाती थी। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द ट्रू लव ऑफ गैब्रियल ओक, उसने गैब्रियल ओक के सच्चे प्यार को नहीं समझा। एंड अट्रैक्टेड, और आकर्षित हो गई, टू द स्वीट फ्लैटरीज वर्ड्स ऑफ ट्रॉय। यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्रॉय लिखा हुआ है, ट्रॉय और सी, ट्रॉय फिर सी लिखा हुआ है। ओके, तो इसको ध्यान दीजिए, ट्रॉय सी। एंड अट्रैक्टेड, और आकर्षित हो गई, टू द स्वीट फ्लैटरीज, यानी मीठे चापलूसी वाले शब्दों में, वर्ड्स मतलब शब्द, फ्लैटरीज मतलब चापलूसी वाले, और स्वीट का मतलब मीठे, ऑफ ट्रॉय, यानी ट्रॉय के मीठे और चापलूसी वाले शब्दों से वो आकर्षित हो गई और गैब्रियल ओक के सच्चे प्यार को नहीं समझा। शी फेल्स टू जज द नोबिलिटी एंड अर्नेस्टनेस ऑफ बोल्डवुड, बोल्डवुड के ईमानदारी और सज्जनता को भी वो नहीं समझ पाई, उसको जज करने में फेल हो गई। सो इस प्रकार, इन शॉर्ट, संक्षेप में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं,
सी लैक्स जजमेंट, कि उसमें जजमेंट की कमी है। ओके, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हर लव फॉर ट्रॉय, यानी ट्रॉय के प्रति उसका प्रेम। हर लव फॉर ट्रॉय इज ट्रू एंड सिंसियर, यानी कि बहुत ही सच्चा प्रेम था, गंभीर प्रेम था, सिंसियर था ट्रॉय के प्रति, यानी ट्रॉय को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। सी गेट्स इम्प्रेस्ड बाई हिज वेज एंड मैनर्स, कल्चर एंड एजुकेशन। सी गेट्स इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस्ड यानी इम्प्रेस्ड हो जाती थी, या हम कहें मोहित हो जाती थी, किस पर? बाय हिज वेज, उसके तौर तरीकों पर, एंड मैनर्स, और उसके वेज एंड मैनर्स का मतलब तौर तरीके, जो उसके बात करने का तरीका था ट्रॉय का, उस पर वो मोहित हो जाती थी। कल्चर, उसकी संस्कृति पर, एंड एजुकेशन, और उसकी शिक्षा पर, यानी कि जो ट्रॉय था वो काफ़ी सभ्य इंसान था, पढ़ा लिखा था, तो उसके तौर तरीकों, उसके बोलने चालने के ढंग से वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती थी, प्रभावित हो जाती थी। सो शी बिगिंस टू एडमायर एंड अडोर हिम, इसलिए वो उसकी प्रशंसा करने लगती और उसे प्यार करने लगी। शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर ए वर्ड अगेंस्ट हिम, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके प्रेमी के खिलाफ एक भी शब्द बोले। शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं थी, टू हियर, सुनने के लिए, ए वर्ड, एक भी शब्द, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ट्रॉय के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलता था तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शी थ्रेटन्स टू डिसमिस लिड्डी, उसने लिड्डी को धमकी दी कि मैं तुमको डिसमिस कर दूंगी, इफ़ शी डज सो, यदि उसने ऐसा किया, यानी कि अगर लिड्डी ने एक भी शब्द ट्रॉय के बारे में गलत बोला तो वो उसको डिसमिस कर देगी, उसने लिड्डी से कहा। शी मेक्स नो सीक्रेट ऑफ हर लव फॉर हिम, अपने प्यार के बारे में कोई भी चीज़ वो छिपाती नहीं थी, सब कुछ ट्रॉय को बता देती थी। शी सेज टू गैब्रियल ओक, वो गैब्रियल ओक से कहती है बासबा, आई मस्ट से दैट, मैं तो अवश्य रूप से कहूँगी, ट्रॉय इज़ एन एजुकेटेड मैन, कि ट्रॉय बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है, एंड क्वाइट वर्दी फॉर एनी वुमेन, और किसी भी लड़की के लायक है वो, मतलब बहुत ही योग्य व्यक्ति है। सातवीं हेडिंग आपको लिखनी है हर काइंडनेस, उसकी दयालुता। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसमें कुछ वर्ड है नहीं जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत इजी शब्दों में लिखा है। बासबाज हार्ट इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि उसका जो दिल था वो एकदम मानवता के दयालुता से भरा था, यानी जो मानव के अंदर दयालुता होती है उससे एकदम दूध की तरह भरा हुआ था। शी हैज़ ए टेंडर रिगार्ड फॉर ऑल हर सर्वेंट्स, बड़ा ही नाजुक मिजाज था अपने नौकरों के प्रति, यानी कि बहुत ही ईमानदार रहती थी, या हम कहें बड़ा ही दयालु रहती थी अपने नौकरों के प्रति। टेंडर का मतलब कोमल, ओके, बहुत ही कोमल भावना से रहती थी अपने नौकरों के प्रति। सी शोज हर सॉलिस्टिट्यूड, वो अपनी चिंता दिखाती है, फॉर डेड फैनी, जब फैनी को मरी हुई देखती है, यानी जब फैनी रॉबिन मर जाती है तो उस पर वो अपनी चिंता व्यक्त करती है। हर हार्ट ब्लीड्स, ब्लीड्स मतलब धड़कता है, एट द साइट ऑफ डाइंग शीप, जब वो अपने भेड़ों को देखती है कि उसके भेड़ मरने लगे एक एक करके, तो वो उसका दिल धड़कने लगता है, मतलब थोड़ा सा आहत हो जाती है। टू प्रोटेक्ट हर अदर शीप, अपने अन्य भेड़ों को बचाने के लिए, फ्रॉम ब्लास्टिंग से। सी गोज डाउन ऑन हर नी, वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है, एंड मेक्स ए पिटियस अपील, और बड़ा ही दयापूर्वक अपील करती है, विनती करती है, टू गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक से, टू कम बैक, वापस आने के लिए। होता क्या है, एक बार ये गैब्रियल ओक से बासबा नाराज हो जाती है और उसको अपने फॉर्म से बाहर भगा देती है। तो एक बार फिर क्या होता है कि बासबा के सीप को ब्लास्टिंग हो जाती है, एक प्रकार का रोग कह सकते हैं, या कुछ उसको उनके साथ घटना घटती है सीपों के साथ, भेड़ों के साथ, और एक एक भेड़ मरने लगते हैं। तो बासबा फिर जाती है गैब्रियल ओक को बुलाने, खुद नहीं जाती, मतलब भेजती है, रिक्वेस्ट भेजती है पत्र के द्वारा कि जाओ गैब्रियल ओक को बुला लो, क्योंकि गैब्रियल ओक ही भेड़ों को बचा सकता था। तो फिर मतलब वहाँ पर झुक जाती है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो भले ही थोड़ी सी अपने खूबसूरती पर गर्व करती थी, लेकिन उसके अंदर काइंडनेस, दयालुता भरी थी, कहीं ना कहीं ये पता चलता है। ओके,
हर व्यू ऑफ मैरिज, अगर हम देखें मैरिज के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है। द लेसन टॉट बाई हर मैरिज हैड प्रोड्यूस्ड इन हर ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर मैरिज, जो सबक उसने शादी करके सीखा था उसने उसके दिल में शादी के प्रति अरुचि पैदा कर दी। ओके। सी एडवाइजेज लिड्डी नॉट टू मैरी, वो लिड्डी से कहती है कि तुम शादी मत करना। सी सेज टू हर, वो उससे कहती है लिड्डी इफ़ यू इवर मैरी गॉड फॉरबिड दैट यू इवर शुड, अगर तुम कभी जीवन में शादी करो तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। यू विल फाइंड ए फेयरफुल सिचुएशन, हालांकि तुम भी कहीं ना कहीं फेयरफुल सिचुएशन पाओगी अगर शादी करोगी तो। जैसे मैंने पाया है, मतलब शादी करके जैसे मैं थोड़ा बहुत परेशान हुई, दुख आए हमारे जीवन में, ऐसे कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में भी फेयरफुल सिचुएशन आएगा अगर तुम शादी करोगी तो। इसलिए वो कहती है तुम शादी ना करो। आप जानते हैं मतलब ये, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो मैंने पढ़ाया तो उसको पढ़ लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा कैरेक्टर। नहीं तो कैरेक्टर मैं ऐसे पढ़ा दूंगा आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में आपको इतना ही लिखना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में क्या लिखना है, वी कैन से दैट बासुबा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवल, हम कह सकते हैं कि बासुबा बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस नॉवल में। सी पासेस थ्रू हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, वह हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस से गुजरती है। फेथ हैज़ प्लेड ए गुड गेम इन हर लाइफ, यहाँ पर होगा जर नहीं होगा हर होगा। फेथ हैज़ प्लेड ए गुड गेम इन हर लाइफ, यानी कि उसके जीवन में भाग्य ने भी बहुत अच्छा खेल खेला है। हर पोजीशन चेंज्ड टाइम टू टाइम, उसकी जो स्थिति है टाइम टू टाइम चेंज्ड होती रही। ओके, तो ये रहा बासुबा का कैरेक्टर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला कैरेक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सर्जन ट्रॉय का। उसके बाद हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस एक दो करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, फिर ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बीच बीच में मैं मैकबेथ लाता रहूँगा और भी जो प्रोज के लेसन्स हैं उनको भी पढ़ाता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके दोस्तों, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।